शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है बेटा सभी का। आ जाइए। यस, शुरू करने वाले हैं। हाँ, राम राम, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। दिलीप, जस्सी, पिंकी, कविता, नमो, अंजना, क्या बात है। आ जाइए सभी। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो ही गई है, ये समझ लीजिए। एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आता चला जा रहा है और हमारे एक एक करके टॉपिक होते चले जा रहे हैं। और अब जो है और ज़्यादा फोकस कर दीजिए आप। सारे टॉपिक जो स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ, बाल विकास पूरा करवा चुकी हूँ बेटा, अधिगम पूरा करवा चुकी हूँ, जो जो टॉपिक में कंप्लीट करवा चुकी हूँ उन्हें देखते चले जाइए, करते चले जाइए। ठीक है, निर्मितवाद वगैरह सब करवा दिया है। आज हम समायोजन पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। समायोजन टॉपिक से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ें बन चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होते हैं और संभावित प्रश्न भी शामिल होते हैं। तो आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए और सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हैं और कितना नहीं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। एडजस्टमेंट, समायोजन, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। समायोजन कर लेंगे तो बिल्कुल खुशी खुशी जीवन को हम जी सकते हैं। और समायोजन अगर हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ से अस्वस्थ हो जाएंगे और यहाँ से अस्वस्थ हो जाएंगे, तो बस जीवन बड़ा दुखदायी हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा। इसलिए एडजस्टमेंट बहुत अच्छा टॉपिक हमारे पूरे जीवन के लिए, ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए जबरदस्त टॉपिक है। क्या? समायोजन, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट की बात हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूं इस टॉपिक को। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मानसिक स्वास्थ्य से शुरुआत करते हुए समायोजन पर आएंगे हम। ठीक है, ये स्वस्थ रहेगा तो समायोजन कर पाओगे, ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप किसी भी माहौल में समायोजन नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए समायोजन टॉपिक पर हम आ रहे हैं। तो बताइए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्लिफोर्ड बियर्स ने, हैटफील्ड, क्रोम, क्रोक, ड्रेवर या अनुत्तरित प्रश्न? आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। यस बेटा, बिल्कुल दे दो। वन आंसर, क्या बात है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या कह दो मानसिक आरोग्य विज्ञान, क्लिफोर्ड बियर्स। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? क्लिफोर्ड बियर्स ने किया। कब किया? 1908 में। कब किया? 1908 में। 1908 में अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? पुस्तक का नाम था अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इसी पुस्तक यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स ने कौन सी पुस्तक के अंतर्गत किया? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इतने दिनों कहाँ थे? हाँ बेटा, मैंने कहा था ना, अब जो है वापस वही रूटीन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम तक हम धमाधम पढ़ने वाले हैं। आंसर देते चले जाइए। इसका आंसर क्या है? क्लिफोर्ड बियर्स, नंबर 1। यस, आगे चलेंगे। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण। ठीक है, स्वयं और वातावरण कोई भी वातावरण हो सकता है बेटा, घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण, कैसा भी वातावरण, स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, पहले मुझे आप आंसर दीजिए। यस, अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा बेटा? क्या आएगा आंसर? यस, देखिए, दिमागी आरोग्यता एक व्यवस्थित विज्ञान। ठीक है, एक ही विज्ञान है। कौन सा? दिमागी आरोग्यता विज्ञान या कह दो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो स्वयं और वातावरण के साथ। ठीक है, हम किसके साथ समायोजन करते हैं बेटा? वातावरण। हमें कोई भी माहौल मिलता है तो हम कोशिश करते हैं, कोशिश करनी चाहिए प्रत्येक माहौल में एडजस्टमेंट करने की, उसमें ढलने की।
तो एक विज्ञान, एक व्यवस्थित विज्ञान, और उस विज्ञान का नाम क्या है? आप मनोविज्ञान में एक ही विज्ञान ध्यान रखना, कौन सा विज्ञान? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, या कह दो दिमागी आरोग्य विज्ञान, या कह दो मानसिक आरोग्य विज्ञान। ये एक ही विज्ञान है जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। एक ही विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, या दिमागी आरोग्यता भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, दिमागी आरोग्यता भी इसे कह सकते हैं। बात क्लियर है? आगे चलेंगे। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है, संबंध से संबद्ध है। यह किसने कहा है? मानसिक आरोग्य विज्ञान के बारे में कहा गया बेटा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। मानवीय संबंधों से, मानवीय संबंध मधुर कब होंगे? जब यहाँ से हम कैसे होंगे? स्वस्थ, है ना। आपने देखा होगा ना, जो व्यक्ति यहाँ से स्वस्थ होते हैं सबसे अच्छे से बात करते हैं, व्यवहार अच्छा होता है, हंस कर के बात करते हैं। लेकिन जो यहाँ से अस्वस्थ रहते हैं, डरावनी शक्ल बना करके घूमते हैं, क्रोध में रहते हैं, हमेशा झुंझलाते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, तो क्या उनके आपसी संबंध मधुर होंगे? मानवीय संबंध मधुर होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से स्वस्थ हैं, और जीवन में कोशिश करो बेटा यहाँ से स्वस्थ रहने की, ठीक है, चलता है, जीवन है, सब कुछ होगा, तकलीफें भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, संकट आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ से रिलैक्स रहो। यहाँ से रिलैक्स रहोगे ना, तो बड़े से बड़े दुख से भी आप उभर करके आ जाओगे, तकलीफों को पार कर जाओगे। यदि यहाँ से कैसे रहोगे? स्वस्थ। यहीं से स्वस्थ नहीं रहोगे तो कैसे क्या कर पाओगे? तो बिल्कुल ये एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय संबंधों से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। और ये कहना है, किसका कहना है? यस, क्रो एवं क्रो। शाबाश, सही आंसर दे रहे हैं कई। किसका कहना है? क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये किसी का स्वस्थ होता है और किसी का अस्वस्थ होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य करने की योग्यता। वास्तविकता या वास्तविकता के धरातल से पर्याप्त सामंजस्य। वास्तविकता का जो भी धरातल है बेटा, हमें उसके साथ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम समायोजन कर लेंगे, ठीक है। हमें कैसा भी माहौल मिलेगा, हमें कैसा भी माहौल मिलेगा, वहाँ भी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, वहाँ भी हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे, वहाँ भी तनाव का शिकार नहीं होंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे। तो बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। और ऐसा कहना है, किसका कहना है? किसका कहना है? कुपुस्वामी, फ्रांसन, लेडल, एलिस। किसका कहना है ऐसा? ध्यान देना, ये कहा है किसने? लेडल ने। किसने कहा है? लेडल ने। और बेटा अगर एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो ना, जीवन में मंजिल को पाना चाहते हो, जीवन में उपलब्धियों को पाना चाहते हो, जीवन में मुकाम हासिल करना चाहते हो, यहाँ से स्वस्थ रहकर अपना काम करते चले जाओ। किसी को देखने की, किसी से तुलना करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखो, एडजस्टमेंट करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में तो सफलता प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है, किसकी? एडजस्टमेंट की, मानसिक स्वास्थ्य की। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यस, हमारे व्यक्तित्व में पूर्णता दिखाई देती है, संतुलन दिखाई देता है, बैलेंस दिखाई देता है यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वरना क्या होता है? चिड़चिड़ापन, और कभी हंसना तो कभी मुरझा जाना, कभी पल में गुस्सा हो जाना, पल में हंस जाना, अजीबोगरीब व्यवहार होता है कि कोई सामने वाला समझ नहीं पाता है। लेकिन यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो हमारे व्यक्तित्व में पूर्णता दिखाई देती है, संतुलन दिखाई देता है, सामंजस्य दिखाई देता है। यही मानसिक स्वास्थ्य की पहचान होती है बेटा। तो ये परिभाषा किसने दी है कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं? ये परिभाषा देने वाले कौन हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, शाबाश बेटा, हैडफील्ड। ये परिभाषा किसने दी है? हैडफील्ड ने दी है। ठीक है, वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य वाली बात तो लेडल ने बोली है, वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य वाली बात लेडल ने बोली है। और
व्यक्तित्व की पूर्ण और संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये किसने कहा है? हैडफील्ड ने कहा है। और मानवीय संबंध से संबद्ध है, ये बात किसने कही है? क्रो एवं क्रो ने। क्लियर है बेटा? आगे चलें, आगे चलते हैं। समायोजन। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। अपनी आवश्यकताओं और उसको पूरा करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। जैसे अभी आपकी आवश्यकता क्या है? नौकरी। अब उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो भी परिस्थितियां आपके सामने है, आप उससे क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे। जैसे भी आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है आप पढ़ोगे, ठीक है, कैसे भी करके संतुलन बैठाओगे, समायोजन स्थापित कर पाओगे तो बेटा सक्सेस मिलेगी। तो क्या कह रहा है? कोई भी जीवधारी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित जो परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, समायोजन वो है या समायोजित व्यक्ति वो कहलाता है जिसको आवश्यकता है, कैसे भी पढ़ने के लिए मिल रहा है, कैसा भी माहौल मिल रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है, शिकायतें नहीं कर रहा। कुछ होते हैं शिकायत ही करते जाते हैं, मेरे घर में तो ऐसा माहौल है, मैं तो डिस्टर्ब भी होता रहता हूँ, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता है। शिकायतें करना उनकी पहचान है जो जीवन में केवल असफलता चाहते हैं। लेकिन जिनको बेटा सफल होना होता है ना, वो लाख अभावों के बावजूद भी हर माहौल से समायोजन करते हैं, कैसे भी एडजस्टमेंट करते हैं, फोकस करते हैं अपने गोल पर, उसे अचीव करते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं। तो बिल्कुल किसने कहा ऐसा? किसने कहा? जर्शील्ड, गेट्स, शेफर, किसने कहा बेटा? ये बात किसने कही कि कोई भी जीवधारी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि संबंधी परिस्थितियों में, आवश्यकता और परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ये बात कही है किसने? शेफर। किसने कही है? शेफर ने कही है। यस, कईयों के आंसर सही है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसे संतुष्ट किया जा सके? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? कोई बात नहीं बेटा, डोंट से सॉरी, गलत हो गया, नो प्रॉब्लम। समझने पर फोकस करो। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो मेन एग्जाम है उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। यस, डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समायोजन से तात्पर्य क्या है? स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि हम संतुष्ट कर सकें अपनी आवश्यकताओं को। आपकी आवश्यकता की पूर्ति तभी हो पाएगी बेटा जब आप विभिन्न परिस्थितियों से क्या कर पाओगे? अनुकूलन कर पाओगे। वरना रोने की आदत है तो कोई रोता ही रहेगा, टेंशन ज्यादा करने की आदत है कोई टेंशन ही करता रहेगा, शिकायतें करने की आदत है कोई शिकायतें ही करता रहेगा। लेकिन जिसे मंजिल को पाना है, जिसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, ऐसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से क्या कर लेते हैं? अनुकूलन कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। यस, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछा है। यहां पर क्या सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? शाबाश, आंसर देते चले जाओ बेटा। यस, गुड। पूजा, आनंद, सुनीता, भीमराज, हेमलता, अंजलि, राही, कविता। यस, सी आंसर, सी आंसर। देखो, समायोजन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल। समायोजन करोगे तो संतुलन क्रिएट होगा। ये समस्या का क्या कर देता है? समाधान, बिल्कुल सही। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति
अगर समायोजन नहीं कर पाएगा, समायोजन की अनुपस्थिति रहेगी तो व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। बिल्कुल सही, ये सही नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सही नहीं है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान देंगे। समायोजन संतुलन प्रदान करता है। समायोजन समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन की अनुपस्थिति में अगर व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है तो हमेशा तनाव, कुंठा, संघर्ष, चिंता का क्या रहता है? शिकार रहता है। ठीक है, तो इस समायोजन के बारे में सही कौन सा नहीं है? नंबर 3। क्लियर? चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, बताइए। मानसिक रोगों का उपचार, मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण, बालक की बुद्धि को बढ़ाना, मानसिक बीमारियों की रोकथाम। आंसर दो, क्या सही होगा? क्या सही होगा? यस बेटा, मोहित टागोर, थैंक यू सो मच बेटा। यस, आंसर दो बेटा। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ये तो पता ही है आपको, समझते भी चले जाओ बेटा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसा व्यवस्थित विज्ञान है जो समायोजन स्थापित करने के लिए नियम, कानून, सिद्धांत प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? क्लिफोर्ड बियर्स ने किया है। कब किया? 1908 में। अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। और इसी पुस्तक के परिणाम स्वरूप अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना हुई थी। और इसके 3 उद्देश्य थे बेटा। उद्देश्य कितने थे? 3 उद्देश्य। 3 उद्देश्य थे। कौन कौन से? सबसे पहला उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण करना या मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। सबसे पहला उद्देश्य यह था मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। कैसे करता है? अच्छी बातें करके, कि देखो बेटा, सब कुछ होता है जीवन में। बहुत ज़्यादा तनाव लोगे तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाओगे और कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। जब भी आप थोड़ा सा भी अपने आप को परेशान पाओ तो बात कर लिया करो उससे, जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, या फिर अपनी काउंसलिंग थोड़ी सी करवा लो। मानसिक स्वास्थ्य की क्या करनी चाहिए? रक्षा। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा। फिर है मानसिक रोगों की रोकथाम, नंबर 2। दूसरा उद्देश्य मानसिक रोगों की रोकथाम। अगर कोई रोग क्रिएट हो गया है तो रोकथाम करो। कहीं कोई बुराई नहीं है किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने में या साइकोलॉजिस्ट से मिलने में। पहले आप केवल अपनी काउंसलिंग करवाओ। टेबलेट्स का यूज नहीं होगा अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी तबीयत पर ध्यान दे लिया। कई नहीं मिलते हैं। अगर किन्हीं बच्चों से कहा जाता है कि चलो बेटा एक बार मिल लेते हैं, काउंसलिंग करवा लेते हैं, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं पागल हूं क्या जो मैं काउंसलिंग करवाऊंगा अपनी। कभी ये सोच मत रखो। थोड़ा सा भी आप अपने व्यवहार को ऐसा पाते हो कि आपका व्यवहार अजीबोगरीब होने लगा है, ज्यादा झुंझलाने लगे हो, ज्यादा चिड़चिड़ाने लगे हो, कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपका मन कहीं नहीं लगता है, काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए ताकि तुरंत अगर रोग क्रिएट हो रहा है तो उसकी क्या हो जाए? रोकथाम। और तीसरा का उद्देश्य था मानसिक रोगों का उपचार। रोकथाम नहीं कि रोग बढ़ गया तो उपचार करना पड़ेगा। उपचार करना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल, टेबलेट्स भी मिलेंगी आपको खाने के लिए, फिर आप उन्हीं से धीरे धीरे रिकवरी आपकी होगी। तो उपचार करवा लो। उपचार भी नहीं करवाया तो फाइनल स्टेज पागल खाने में जाना पड़ता है, फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो बेटा ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, ध्यान रखो। 1/10 है ये। मत हुआ करो ज्यादा परेशान, स्ट्रेस मत लिया करो। कितने आजकल केसेस सुनते हैं हम कि खिलाड़ी खेलते खेलते अटैक आ गया और गया। एप्पल खाते खाते व्यक्ति चला गया। क्यों हो रहा है? सब पता है आपको? यहाँ का स्ट्रेस कब एकदम से अटैक कर दे हमें पता भी नहीं चलेगा। छोटा सा तो है ये 1/10। किस बात की इतनी टेंशन लेना है? किस बात की इतनी टेंशन या दुख या तकलीफ, कुछ क्यों चिंताओं में डूबना है? क्यों मानसिक रूप से अस्वस्थ रहना है? क्यों हंस नहीं सकते? क्यों मुस्कुरा नहीं सकते? क्यों अपने आप की खुद काउंसलिंग नहीं कर सकते? जरूरी तो नहीं है, हम खुद अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं अच्छी समझ के द्वारा, क्योंकि बार बार हो सकता नहीं जा सके। हमें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी की। ये बहुत छोटा है बेटा, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। संभाल के रखो इसे। छोटा सा, नाजुक सा, प्यारा सा, मात्र और मात्र 1/10 भाग है। तो बिल्कुल उद्देश्य 3 होते हैं: मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना। ठीक है,
ये उसका उद्देश्य नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ये उद्देश्य नहीं है। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा है? कईयों का खराब भी रहता है ना, मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है या नहीं रहता है? कई का बिल्कुल अच्छा रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, और कईयों का खराब अस्वस्थ रहता है। तो खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण पूछा है भाई, आशावादी, सामाजिक रूप से समायोजित, सहनशील, आशंकित। बताइए। बताओ बेटा। देखो, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, आशावादी होते हैं, सामाजिक रूप से समायोजन करना जानते हैं, सहनशील होते हैं, संयम होता है, संतुलन होता है ऐसे व्यक्तियों में, बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, उसे प्राप्त करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है, संतुलन पाया जाता है, धैर्य पाया जाता है, सहनशीलता पाई जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट पाई जाती है। लेकिन जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य इनका खराब होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा आशंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं, असमंजस की स्थिति में रहते हैं, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं, बाधाओं को देखकर घबरा जाते हैं, तनाव के शिकार रहते हैं, कुंठा के शिकार रहते हैं, सोच में ही डूबे रहते हैं, रोते ही रहते हैं हमेशा। कौन से व्यक्ति? जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो बेटा बैठे बैठे सही जवाब दो। मानसिक रूप से अस्वस्थ बनना चाहते हो या स्वस्थ बनना चाहते हो? अस्वस्थ कभी मत होना, ये जीवन है, छोटा सा जीवन जो हमें मिला है। अगर मानसिक अस्वस्थता के कारण हमने एक दिन भी खराब कर दिया तो वो खराब हो गया, दिन गया। समझाओ अपने आप को, अगर कोई विपदा भी आती, परेशानी भी आती, टेंशन भी आती है, यहां से स्वस्थ रहने की कोशिश करो, खुद संभलो और दूसरों को भी संभालो। कब संभाल पाओगे बेटा? जब खुद कैसे रहोगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। अब आप वहां बैठे बैठे कह रहे होंगे कि मैडम बोलना बड़ा आसान होता है, जिस पर गुजरती है वही जानते हैं। ऐसा नहीं है, सब पर गुजरती है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर कुछ गुजरती नहीं है, सब पर गुजरती है। ठीक है, ये कभी मत सोचो कि आप पर ही गुजर रही है या ईश्वर ने केवल आपको ही चुना है आपके साथ बुरा करने के लिए। कहते हैं ना, आप मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ? सबके साथ होता है बेटा। आज आपके साथ हुआ, कल उसके साथ, नेक्स्ट डे उसके साथ, सबके साथ होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को कैसा रखना है? स्वस्थ रखना है। तो खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? ऐसे व्यक्ति आशंकित रहते हैं, बाधाओं को देखकर घबरा जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 10,000 वॉचिंग क्रॉस करवा दिया आज आपने, क्या बात है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देखना ना भूले क्लास नंबर 63 व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। बहुत अच्छी क्लास होगी, ये भी जबरदस्त क्लास होगी 30 जनवरी को। 30 जनवरी वही टाइम, शाम 8 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? किससे? निर्णय लेने से संबंधित है। बताओ। तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व। इसके लिए आपको इन वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। तनाव कब क्रिएट होता है, कुंठा कब क्रिएट होती है, चिंता कब क्रिएट होती है, द्वंद्व कब क्रिएट होता है, इनकी आपको जानकारी होगी तो आप इस प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से दे दोगे, बड़ी आसानी से दे दोगे। कैसे? देखिए, निर्णय लेने से संबंधित क्या है, पहले आप मुझे आंसर दें। क्या है निर्णय लेने से संबंधित? यस बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, तनाव, तनाव तो कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति समय, परिस्थिति, आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है, किसका शिकार होता है? तनाव का। और कुंठित, बार बार असफल हो जाता है, प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति बार बार क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, तो हताश और निराश हो जाता है। और इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? भग्नाशा या कुंठा, भग्नाशा या कुंठा। चिंता, चिंता वही जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस कहाँ आने लग जाती, चेतन में आने लग जाती हैं, तो व्यक्ति चिंता का शिकार होता है। द्वंद्व, जब एक साथ दो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और निर्णय किसी एक का लेना होता है, चुनना किसी एक को है, इसे चुने या इसे चुने, ये करें या ये करें, चुनना जब किसी एक को होता है तो क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो बेटा यू आर राइट, करेक्ट आंसर इज नंबर 4, द्वंद्व। ठीक है, कुछ समझा कौन सा तत्व विशेष निर्णय लेने से संबंधित है? द्वंद्व। द्वंद्व कब होता है?
जब एक साथ दो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और चुनना एक को है, इसे चुनूं, नहीं, इसे चुन लेता हूं, ना, इसे चुन लेता हूं, ठीक है, तो निर्णय नहीं ले पाते हैं तो क्या क्रिएट होता है, द्वंद्व क्रिएट हो जाता है। जल्दी छुटकारा पाइए द्वंद्व से, वरना द्वंद्व जब ज्यादा हावी हो जाता है तो व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों को छोड़ देता है और संन्यास ले लेता है, ठीक है। तो द्वंद्व, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है अपनी शक्ति और सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रवृत्ति। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आंसर दे दीजिए। क्या आंसर आएगा? हाँ, लोकेश सांवरिया, दो सुंदर लड़कियों में से एक को चुनना। बिल्कुल 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 बेटा, पढ़ाई करो पहले, सुंदर लड़कियों पर बाद में जाना। डी आंसर बिल्कुल सही है। अपनी शक्ति और सीमाओं की पहचान किसको होती है? जो समायोजित होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वो अपनी कमियों को भी जानते हैं, अपनी खूबियों को भी जानते हैं, और ऐसा होना चाहिए बेटा। हमें अपनी अच्छाइयों की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी कमियों की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला यदि हमें कमी बताए तो हम स्वीकार करें। स्वीकारोक्ति भी होनी चाहिए। स्वीकार करने की क्षमता जिसमें होगी ना बेटा, वही अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, और उसी के व्यक्तित्व में दिनों दिन क्या आएगा, निखार आएगा। लेकिन हमें कोई कमी बता देता है तो हमें तो बड़ा बुरा लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी शक्तियों को भी पहचानो, अपनी सीमाओं को भी पहचानो। आकांक्षा का पर्याप्त स्तर पाया जाता है, आकांक्षा की कमी नहीं पाई जाती, आकांक्षा का पर्याप्त स्तर पाया जाता है समायोजित व्यक्ति में, उन व्यक्तियों में जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता पाई जाती है। आ जाए कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां, ले ले ईश्वर कितना भी इम्तिहान, हम जूझ लेंगे, हम हर दरिया को पार कर लेंगे, हम हर प्रतिकूल परिस्थिति को पार कर लेंगे। ये क्षमता पाई जाती है कौन से व्यक्ति में? जो समायोजित होते हैं। आलोचक तथा दोष निकालने की प्रवृत्ति, ये जो कुसमायोजित होते हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, वो आलोचना ही करते रहते हैं दूसरों की, वो दूसरों की आलोचना ही करते रहते हैं। बेटा आलोचना मत करो। क्या आलोचना करते हैं? क्या हम पूरे खूबियों से भरे हुए हैं? नहीं, कमियां भी है। हम आलोचना किसी दूसरे की कैसे कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति में अच्छाइयां बुराइयां हैं, अच्छाइयों को देखो ना, बुराइयों को मत देखो, आलोचना मत करो। कुसमायोजित व्यक्तित्व की पहचान है ये, यस, खराब मानसिक स्वास्थ्य की पहचान है ये। दोष निकालने की प्रवृत्ति, कुछ व्यक्ति होते हैं दोष ही निकालते रहते हैं सब में, जैसे खुद सर्वगुण संपन्न है। बेटा क्या हम सर्वगुण संपन्न हैं जो हम दूसरों में दोष निकालते हैं? दोष निकालना आज से बंद करो। अगर किसी कमी है, कमी को अवॉइड करो, खूबियों को देखो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है बेटा जिसमें कमियां ही कमियां हैं, खूबियां नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में कमियां भी है, खूबियां भी है। डिपेंड तो हमारे ऊपर करता है ना कि हम क्या देखना चाहते हैं। हमारी आंखों पे जैसा चश्मा चढ़ा होगा वैसा हमें कलर नजर आएगा। अच्छाइयों को देखो, खूबियों को देखो, कमियों को मत देखो, दोष मत निकालो, ठीक है। दोष निकालना बंद करो, क्योंकि ये सारी बातें मानसिक अस्वस्थता की पहचान है, ठीक है। मानसिक अस्वस्थता की पहचान है, इसलिए हमें तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनना है, हमें तो समायोजित बनना है, हमें तो मंजिल को पाना है, हमें उपलब्धियां हासिल करनी है। तो हम ये काम नहीं करेंगे तो आज से और अभी से ये काम करना बंद कर देंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? ठीक है, भग्नाशा कह दो या क्या कह दो, कुंठा, या हम कह सकते हैं कुंठा, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा आंतरिक कारण, देखिए कारण सारे हैं, फ्रस्ट्रेशन के कारण सारे हैं। असंगत आवश्यकताएं जब होती तब भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मानसिक संघर्ष, ठीक है, मानसिक संघर्ष चलता रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, तब भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। विरोधी जब इच्छाएं होती हैं तब भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नैतिक आदर्श, यह आदर्श भी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करते हैं, ये ध्यान रखना। कहीं आप ये सोच लो कि आदर्श कैसे फ्रस्ट्रेट, अरे भाई आदर्श भी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। कई बार कूट कूट के आदर्श भर दिए जाते हैं, इधर मत देखना उधर मत देखना, सीधे ही चलना, फोकस अपने गोल पर ही करना, कुछ ऐसा वैसा मत मतलब एक आदर्शों का चोला पहना दिया जाता है। तो आदर्श जब ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, तब भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
ठीक है, जीवन है, जीवन के तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन जब आदर्शों का चोला पहना दिया जाता है तो बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सारे जो है ना बेटा आंतरिक कारण है। भग्नाशा के कारण आपसे पूछ लिया तो ये सभी कारण है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कारण पूछा है। सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? आंसर देंगे मानसिक संघर्ष, सबसे बड़ा, क्योंकि इससे भी मानसिक संघर्ष क्रिएट होगा। विरोधी इच्छाएं होंगी तो भी मानसिक संघर्ष क्रिएट होगा। नैतिक आदर्श तब भी मानसिक संघर्ष क्रिएट होगा कि मैं ऐसा करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है? नंबर 2, 11,000 वॉचिंग क्रॉस। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, रियली दिल से धन्यवाद। चलिए आगे चलेंगे। खुशी होती है बिल्कुल मुझे कि क्लास आपको पसंद आती है, क्लास आप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप उदाहरण देखिए। एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। एक सिचुएशन पॉजिटिव आ रही है, एक सिचुएशन नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव क्या है? शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो बताइए क्या आएगा? पद्धति, विरोधाभासी परिस्थिति। द्वंद्व को डिटेल में पढ़िए बेटा, द्वंद्व को डिटेल में पढ़िए, जिसका सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन A.R. लूरिया के द्वारा किया गया है। द्वंद्व को जब अच्छे से पढ़ेंगे, कोर्ट लेविन ने 3 परिस्थितियां बताई हैं। 3 परिस्थितियां कौन कौन सी बताई हैं? पद्धति, परिहार, पद्धति। देखिए इधर, पद्धति, विरोधाभास, वर्जन, विरोधाभासी, पद्धति, वर्जन, ऊपरी लिखित कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न। क्या आंसर आएगा? ठीक है, पद्धति कह दो, उपागम कह दो, ग्राह्य कह दो, एक ही बात है। पद्धति कह दो, उपागम अप्रोच कह दो, ग्राह्य कह दो, वर्जन कह दो, परिहार कह दो, एक ही बात है। और ये क्या है? पद्धति वर्जन, उपागम, परिहार। एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो यहां पर यही आएगा आंसर, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। क्लियर है? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं जुड़ी होती हैं द्विदृष्टिकोण परिहार संघर्ष से, परिहार संघर्ष से, दृष्टिकोण संघर्ष से, दृष्टिकोण परिहार संघर्ष से। बताइए क्या आंसर आएगा? यस, आंसर दो बेटा, शाबाश। क्या आंसर आएगा? सुखद और अप्रिय। एक सुखद यानी सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। सकारात्मक, नकारात्मक, आंसर दे रहे हैं नंबर 4, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। उपागम कह दो, पद्धति कह दो, ग्राह्य कह दो, या दृष्टिकोण कह दो, एक ही बात है। ठीक है, परिहार ये सकारात्मक को दर्शा रहा है और ये नकारात्मक परिस्थिति को दर्शा रहा है। सुखद और अप्रिय, आंसर आएगा नंबर 4। 16 देखिए, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से यानी मुख्य रूप से, मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बता सकते हैं आप? अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो, शाबाश। यस, ध्यान रखना, रक्षात्मक युक्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है किसने? सिगमंड फ्रॉयड ने अपने पेपर, कौन से पेपर के अंतर्गत? द न्यूरोसाइकोसिस ऑफ डिफेंस पेपर के अंतर्गत सिगमंड फ्रॉयड ने सर्वप्रथम रक्षात्मक युक्तियां, अब ये रक्षात्मक युक्तियां क्या हैं? किसे कहते हैं रक्षात्मक युक्तियां?
बेटा ध्यान से सुनो, रक्षात्मक युक्तियां कह दो, रक्षा तंत्र कह दो, रक्षा कवच कह दो, समायोजन तंत्र कह दो, मानसिक मनोरचनाएं कह दो, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं कह दो, एक ही बात है। रक्षात्मक युक्तियां कह दो, सुरक्षात्मक युक्तियां कह दो, रक्षा तंत्र, रक्षा कवच, समायोजन तंत्र, मानसिक मनोरचनाएं, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, एक ही बातें। इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होती हैं रक्षात्मक युक्तियां? क्या होती हैं? हम सभी के पास तनाव, चिंता, कुंठा आती है। इनसे बचने के लिए जो भी उपाय अपनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्षात्मक युक्तियां। जो भी उपाय हम अपना रहे हैं, और उपाय अपनाना चाहिए सबके पास। हम सब कभी ना कभी थोड़े बहुत तनाव के शिकार होते हैं, चिंता के शिकार होते हैं। जितना जल्दी हो सके दूर करो इन्हें। जो उपाय अपनाना है अपनाओ। तो जो भी उपाय अपनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं, समायोजन तंत्र कहते हैं, मानसिक मनोरचनाएं कहते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने। अपने कौन से पेपर के अंतर्गत? द न्यूरोसाइकोसिस ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। क्लियर है बेटा? चलो आगे। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तनाव को कम करने के लिए हम अचेतन मन का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहलाता है? बताइए, क्या कहलाता है? बताइए, बताइए बेटा। मैराथन बेटा, जस्ट टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाए, देन मैराथन क्लासेस हैं आपके लिए। लक्ष्यों का विश्लेषण, रक्षात्मक युक्तियां, अवधान प्राप्ति, प्रत्यक्ष बाधा निवारण क्या कहलाएगा? तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग हम करते हैं। अचेतन मन का हम प्रयोग बिल्कुल तनाव को कम करने के लिए, चिंता को कम करने के लिए आ जाए, कुंठा को कम करने के लिए, अरे मानसिक रोगों को कम करने के लिए जो भी उपाय अपनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रक्षात्मक युक्तियां। प्रश्न कैसे भी पूछ लिया जाए, तनाव को कम करने के लिए पूछ लिया जाए, कुंठा को कम करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं ये पूछ लिया जाए, या सिंपल आ जाए मानसिक रोगों को कम करने के लिए या मानसिक रोगों से बचने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मानसिक मनोरचनाएं, रक्षात्मक युक्तियां, रक्षा कवच, रक्षा तंत्र, ठीक है, समायोजन, प्रतिमान, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? चलो आगे चले, आगे चलते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? उत्तरदायित्वों का स्थानांतरण है, सचेतन व्यवहार है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन है, या व्यक्तित्व का रक्षा कवच है? प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? क्या है बताइए? यस पूजा बेटा, नीरज, राजपूत, अंजलि, शिव, सोना, कवि, विजय, मनोज, संजू, रामपाल, बताओ बेटा। प्रतिरक्षा प्रक्रिया ना, प्रतिरक्षा प्रक्रिया वही है बेटा। प्रतिरक्षा प्रक्रिया कह दो, या कह दो समायोजन तंत्र, समायोजन तंत्र, या कह दो मानसिक मनोरचनाएं, मानसिक मनोरचनाएं, या कह दो रक्षा तंत्र, या कह दो रक्षा कवच। और भी कई नाम हैं, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप, व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। रक्षा कवच है, रक्षा करते हैं हम अपनी, किससे? चिंता से, कुंठा से, द्वंद्व से, इन सब से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। मानसिक रोगों से रक्षा करते हैं हम अपनी। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच। ठीक, चलेंगे आगे। यस 19। हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती है। पारंपरिक भाषा में उन परिहारों को क्या कहते हैं? मतलब किस रूप में जाना जाता है? ऐसा होता है ना आमतौर पर कि हम किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो बेकार है, जिसको याद करने से तकलीफ होती है। क्या कहेंगे उसे? बताइए। शमन, दमन, प्रतिगमन, या भूलना? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
यस बेटा बताइए क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, गुड। गलत भी आंसर आ रहे हैं, गलत भी आंसर आ रहे हैं। देखो ध्यान दो, ऐसी चीज को याद करने से बचना जो भैया प्रीतिया, मान लीजिए जो चीज या जो बात याद करने से हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। सुबह सुबह दूध वाले से झड़प हो गई, अब ऐसी चीज को क्या याद करना? कोई अगर पूछता भी अरे क्या हुआ था सुबह सुबह, क्या हुआ था भाई, कुछ नहीं, पता ही नहीं है। अब ऐसी चीजों की चर्चा करना या किसी से हमारा झगड़ा हो गया, छोड़ो, हुआ सो हुआ, ये होना। ऐसी चीजों को वापस याद मत करो, जानबूझकर चेतन अस्वीकरण करो, चेतन में मत आने दो ऐसी बातों को। हो गया तो हो गया, छोड़ो, हुआ सो हुआ। आप घर में रहते हैं, घर में भी बेटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, वहीं छोड़ दिया करो। जिस समय लड़ाई झगड़ा हुआ भूल जाओ, बस हो गया, थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहा, ठीक है, उसके बाद हुआ सो हुआ, ये करो। कुछ व्यक्ति होते हैं 10-10 साल तक उस गुस्से को पाल के रखते हैं, जैसे उद्देश्य, जैसे जीवन ही इसी के लिए लिया है कि बस अब उससे बदला लेना है, इसी के लिए जीवन लिया है। क्या होता है, सब कुछ होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, छोड़ो, हुआ सो हुआ। तो हम ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भैया अप्रियता से जुड़ी होती है, और इसे कहते हैं बेटा शमन, इसे कहते हैं सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं? सप्रेशन। दमन तो क्या होता है? कटु अनुभूतियों, दुखद बातों को जानबूझकर भुला देना, अचेतन मन में दबा देना दमन कहलाता है। लेकिन इनको तो हम यहाँ ही नहीं आने देते, तो अचेतन मन में दबाएंगे क्या? होता रहता है, छोटी मोटी बातें चलती रहती है, झगड़ा भी हो जाता है, टकरार भी हो जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, वही का वहीं छोड़ दो, हटाओ, हुआ सो हुआ। इसी क्या कहेंगे? शमन कहेंगे बेटा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है ना, किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास करना। कुछ होते हैं ना व्यक्ति कैसे भी करके अपनी बात को उचित सिद्ध साबित करना चाहते हैं, ठीक है, तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है बताओ? हाँ, एक बच्ची बोल रही है कि मेरी देवरानी कुछ भी कह देती है मैं भूल जाती हूँ। भूल जाया करो बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता है, सब चलता है, जीवन है ये, सब चलेगा। यस, क्या आएगा आंसर? जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करना, ठीक है, उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है बताइए, क्या कहलाती है? यस, तर्क संगतीकरण, औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन। कैसे भी तर्क देकर अपनी बात को सही साबित करना। अरे वो तो मैं फेल इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट ही नहीं था, जबकि खूब पढ़ाई करी थी, खूब ध्यान दिया था, असफल हो गए। लेकिन नहीं, किसी भी प्रकार से युक्ति, मतलब कोई भी बहाना बताकर, कोई भी तर्क देकर अपनी बात को बिल्कुल सही साबित करना, ठीक है, बिल्कुल सही साबित करना, तो ये जस्ट क्या कहलाता है? तर्क संगतीकरण कहलाता है। प्रतिक्रिया निर्माण तो आप जानते ही होंगे, प्रतिक्रिया निर्माण है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समाज के सामने प्रकट किया जाए तो समाज हो सकता है हमें सही नहीं ठहराए, तो व्यक्ति उसकी विपरीत रचना रचता है। प्रतिक्रिया निर्माण कह दो या कह दो विपरीत रचना। जैसे एक माँ अपनी सौतीली बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती, लेकिन जब उसे पार्टी में ले जाती है तो सबके सामने वो प्यार प्रदर्शित करती है, जबकि अंदर कुछ और है, मुख में राम, बगल में छुरी। ये क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिगमन किसे कहते हैं? अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। जैसे एक लड़की है, शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, ससुराल में आए दिन क्लेश का माहौल रहता है, तो ऐसी लड़की वापस अपने पीहराकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिगमन कहते हैं बेटा। उदात्तीकरण, उदात्तीकरण जिसे हम शोधन भी कहते हैं, मार्गांतीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या होता है उदात्तीकरण? असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तित करना। तो सामाजिक में परिवर्तित, तुलसीदास जी, तुलसीदास, पत्नी प्रेम से राम प्रेम,
पत्नी प्रेम की जो क्वालिटी, प्रेम करने वाली जो क्वालिटी थी, उसे राम प्रेम में कन्वर्ट कर दिया, राम प्रेम किया, रामचरितमानस लिखी, इसीलिए आज हम सब उनका नाम जानते हैं। तो जो क्वालिटी है उसका सही डायरेक्शन में यूज होना क्या कहलाता है? उदात्तीकरण। तर्क संगतिकरण पता है आपको, कैसे भी तर्क देकर, कैसे भी युक्ति देकर अपनी बात को सही साबित करना। चलो आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास आएगी पर्सनैलिटी की बेटा, 30 जनवरी, ध्यान रखिएगा, थर्सडे। क्वेश्चन है, देखो क्या है। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को, वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। तो बताओ क्या है यह, क्या है बताओ? दमन है, आक्रमण है, अवसाद है, प्रतिगमन है? जल्दी से जवाब दे दो। DSSBPRT, यस बेटा, खुश रहो, खूब आगे बढ़ो बेटा। आंसर क्या दे रहे हैं? डी, प्रतिगमन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। वही शिशु जैसे व्यवहार को, तनाव से बचने के लिए बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगना, बच्चे की तरह खिलौनों से खेलने लग जाना, क्या कहलाएगा? प्रतिगमन। बच्चे की तरह घुटनों के बल चलना, क्या कहलाएगा? प्रतिगमन। क्लियर? चलो आगे चलेंगे। एक व्यक्ति जो साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है, नौकरी पाने में असफल हो जाता है, अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है। किसको उत्तरदायी ठहरा रहा है? भाग्य को। मेरा तो भाग्य ही खराब है। दोष किसको दे रहा है? भाग्य को। इस प्रकार की आत्मरक्षा युक्ति क्या कहलाएगी बताइए? अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, पश्चगमन, क्या कहलाएगी? यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। दोष किसको दे रहा? भाग्य को, है ना। साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो गया तो दोषारोपण कर रहा है, किसी पर भी अपना दोष लगा देना। यहां भाग्य पर लगा दिया, तबीयत खराब हो गई थी, दोष लगा दिया, ये भी प्रक्षेपण है। अरे क्या करूं मैं, साक्षात्कार में लेट पहुंचा था, गाड़ी खराब हो गई थी, ये भी प्रक्षेपण है। किसी पर भी दोष लगा देना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। शोधन क्या है बताइए? शोधन जिसे हम मार्गांतीकरण भी कहते हैं, उदात्तीकरण भी कहते हैं, शुद्धिकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या है बताइए? जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है। उपरोक्त वैसे को ही नहीं, बताइए क्या आंसर आएगा? क्या है शोधन? क्या है मार्गांतीकरण? क्या है उदात्तीकरण? क्या है शुद्धिकरण? बताइए किसे कहेंगे? सब्लिमेशन, है ना। पहले भी मैंने बताया था शोधन क्या है। क्या है? जो भी आप में ऊर्जा है, जो भी आप में क्वालिटी है, उसका कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करना। जैसे एक बालक है, बहादुर है, निर्भीक है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसे बिल्कुल हम मोड़ दें खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज, तो उस क्वालिटी का यूज गलत से सही में होने लगेगा, असामाजिक से सामाजिक में होने लगेगा। यही क्या है? शोधन है। आंसर आएगा नंबर 2। आंसर आएगा नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्या है? नए लक्ष्यों की ओर, नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, कहलाता है। बताओ। क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। नए लक्ष्यों की ओर, नए लक्ष्य की ओर, ठीक है। ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्य को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, क्या कहलाएगा? कलात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक लक्ष्य क्या कहलाएगा? यस। बेटा फर्स्ट आंसर ही तो आएगा।
ठीक है, नए लक्ष्यों की ओर जाकर, नए लक्ष्य, पहले तो बालक जैसे लड़ाई झगड़ा करता था, अब नया लक्ष्य क्या है कि उसे पहलवानी करनी है, उसे मुक्केबाजी करनी है। ठीक है, नए लक्ष्यों की ओर जाए, उन पर उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? उदात्तीकरण कह दो, शुद्धिकरण कह दो, शोधन कह दो, सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर? चलो आगे चलेंगे। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है, क्योंकि अधिकारी पर तो बस नहीं चलता ना, वहां तो गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है, घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। होता है ना कि बाहर तो बस चला नहीं, बाहर तो सुन करके आ गए, हाँ घर आकर बस चलता है। पत्नी पर चीखना, बच्चों पर चीखना, क्या है ये? बताइए क्या है ये बात? क्या कहेंगे इसे? दमन, औचित्य स्थापन, तादात्म्यकरण या विस्थापन? क्या कहेंगे? यस, विस्थापन। अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो, जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो, क्या कहलाता है? विस्थापन। बिल्कुल अधिकारी पर तो बस चला नहीं, घर पर आकर के उसी गुस्से को अपने बच्चों पर उतारना जिससे आक्रमण की उम्मीद नहीं है, क्या कहलाता है? विस्थापन। ढेरों एग्जाम्पल होते हैं और बेटा ऐसे ना, ढेरों एग्जाम्पल होते हैं। अगर बच्चे को माता पिता ने डांटा तो ऐसा बच्चा बगीचे में जाकर फूलों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लग जाता है, ये क्या है? विस्थापन। ये क्या है? विस्थापन। गुस्सा आने पर अपना सर पीट देना, ठोकर मार देना जोर से, ये क्या कहलाता है? विस्थापन। न सास बहू है, सास सुनाई जाती है, बहू को गुस्सा आता है, बर्तन मांजती तो बर्तनों को उठा उठा कर पटकती है, ये क्या है? विस्थापन। अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो, जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो, क्या कहलाता है? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर? चलो एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभाषी बहाना बनाता है, बहाना प्रस्तुत करता है भाई, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है? शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन, प्रत्यावर्तन, क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? हाँ, कुछ को बड़ी हंसी आ रही है, कुछ को मजा आ रहा है। चलो बेटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बस आंसर देते रहो। यस, सी आंसर। क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई भी मतलब देरी से आता है, कहाँ? एक बालक विद्यालय में देरी से आता है, पूर्णतः सत्याभाषी, ऐसा बिल्कुल सत्याभाषी बहाना बनाता है जो बिल्कुल सटीक, मतलब कैसे भी तर्क देकर अपनी बात को सही साबित करते था कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए मैं लेट हो गया। तो बिल्कुल तर्क संगतिकरण भी कहते हैं इसे, औचित्य स्थापन कहते हैं, तर्क संगतिकरण कहते हैं, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। आंसर आएगा नंबर 3। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है ना? विधियां प्रत्यक्ष भी होती हैं, अप्रत्यक्ष भी होती हैं, क्षतिपूरक भी होती हैं, आक्रामक भी होती हैं। यहाँ प्रत्यक्ष विधि पूछा है, प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? शोधन, प्रतिगमन, बाधा निराकरण, दमन, बताओ कौन सी है प्रत्यक्ष विधि? ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय सिंपली आपको 4 ध्यान रखना है: बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण और निर्णय। ये 4 लक्ष्य आपको ध्यान रखने हैं, प्रत्यक्ष विधि आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि क्या है? बाधा निराकरण। शोधन, प्रतिगमन, दमन, ये सब अप्रत्यक्ष विधियां हैं। कौन सी? अप्रत्यक्ष विधियां हैं। यहाँ प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, कहलाती है, बताइए, दमन। अंतःप्रेक्षण, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण, क्या कहलाएगा? यस, क्या आंसर होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही कहलाएगा तादात्म्यकरण। इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी यहां व्यक्ति अपना परिचय भी
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है जिससे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती कि मैं, आप जानते हैं ना, वो आरएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, यस मैं उन्हीं का पोता हूँ, मैं उन्हीं का भाई हूँ, मैं उन्हीं का भतीजा हूँ, क्योंकि आपको तो कोई जानता है नहीं, इसलिए हम उस व्यक्ति का सहारा लेते हैं जिससे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनने का प्रयास करता है, दूसरे उसी की बातें पसंद आती है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है? तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। यस, 29। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसीलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई कौन सी समायोजन प्रक्रिया है? बताइए बताइए। प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन, प्रतिगमन, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आंसर दो। यस बेटा, आंसर दो। क्या आंसर आएगा? ए आंसर, ए आंसर ही तो सही है। ए आंसर आपने दिया प्रतिस्थापन, बिल्कुल करेक्ट है। बताइए आप मुझे, प्रत्यक्ष उपाय है या अप्रत्यक्ष? बेटा ये प्रत्यक्ष उपाय है। प्रत्यक्ष उपाय, बाधाओं को दूर करना, एक मार्ग से बाधा दूर नहीं होती तो दूसरा उपाय क्या? अन्य मार्ग खोजना। तीसरा, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, नहीं बन पा रहा है वो चिकित्सक, जब नहीं बन पा रहा है तो साल बर्बाद करने से क्या सेंस है? डिसीजन ले लो। और उसने डिसीजन लिया प्रयोगशाला तकनीशियन बनने का, उसने अपने लक्ष्य का क्या कर लिया? प्रतिस्थापन। आप बनना चाहते थे ना आरएस, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, टीचर्स की वैकेंसी आ गई, अब आप टीचर बनने का प्रयास कर रहे हैं, आपने अपने लक्ष्य का क्या कर लिया? प्रतिस्थापन। चौथा प्रत्यक्ष उपाय क्या होता है? विश्लेषण और निर्णय। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? प्रतिस्थापन। क्लियर बेटा? सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होते हैं, परंतु सभी तरह की कुंठा से आक्रामक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता है। यह क्या है? क्या है यह? बताइए बेटा। फुल क्लास, फुल कोर्स में मिलती है, जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यस, जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, द बेस्ट। यस, चैलेंज है मेरा, मनोविज्ञान का कोर्स हो ही नहीं सकता कि किसी को पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है ना कि कैसे पढ़ाया गया है, कैसे समझाया गया है, कैसे बताया गया है, कैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो वही मिलती है बेटा। कोई ना, आप इस क्लास को एंजॉय करें, समझें, सीखें। हाँ, यही आंसर है। कुंठा, आक्रामकता, प्राकल्पना, यानी सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सभी आक्रामक कुंठा से उत्पन्न होते हैं, परंतु सभी तरह की कुंठा आक्रामक व्यवहार से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आक्रामक व्यवहार तो कुंठा से कुंठित है, तो आप कैसा व्यवहार? जब व्यक्ति कुंठित हो जाता है, कुंठित कब होता है? बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह हताश और निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? भग्नाशा या कुंठा। और जब व्यक्ति कुंठित हो जाता है ना बेटा, तो आक्रमणकारी हो जाता है, झुंझलाता है, बात बात में चिड़चिड़ाता है, कुछ समझाओ तो समझने की कोशिश नहीं करता है, एकांतवासी हो जाता है, अकेले में बैठना ज़्यादा पसंद करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण मुझसे नहीं होगा, आत्मसमर्पण कर देता है, पलायनवादी हो जाता है। कौन सा व्यक्ति? कुंठित व्यक्ति। ठीक है, तो सभी आक्रामक व्यवहार कुंठा से उत्पन्न होते हैं। कुंठित है तो आप कौन सा व्यवहार करोगे? आक्रामक व्यवहार करोगे। और ये परिकल्पना क्या कहलाती है? कुंठा आक्रामकता परिकल्पना कहलाती है। बात समझ में आ गई बेटा? लाइक सब्सक्राइब करें, मैंने आपको याद नहीं दिलाया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपने किया ही होगा, कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। मुझे बिल्कुल बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे याद दिला देते हैं। नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 16 होगी हमारी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व।
बहुत बढ़िया क्लास होगी। ये भी सारे कॉन्सेप्ट आपको व्यक्तित्व के समझ में आने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक से गुजरते चले जा रहे हैं बेटा, और फिर हम मैराथन क्लास लेकर के भी आने वाले हैं और उसको आप एंजॉय करने वाले हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल स्वस्थता के साथ पढ़ो। आज मोटे रूप में हमने यही बात की है। यस, ये बातें और हर किसी के समझ में नहीं आती बेटा। मंजिल को प्राप्त करना इतना टफ नहीं होता जितना आप समझते हो। आसान है, बशर्ते कि आप मानसिक रूप से कैसे रहो, स्वस्थ रहो। यहां से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। ये किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ये किताबी बातें नहीं है। ये फट जाता है 1/10 भागे, विस्फोट हो जाता है। यहां पर व्यक्ति की जान चली जाती है यहीं से। इसलिए इसे स्वस्थ रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कूल, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडक। जितना पढ़ो, पढ़ सकते हो। बस आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम बर्बाद मत करो। मंजिल आपके सामने है, लक्ष्य आपके सामने है तो पढ़ो। हाँ, लेकिन घबराहट के साथ नहीं, क्या करूं क्या नहीं। अरे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। 100% नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, 60% पढ़ सकते हो 60% पढ़ो, लेकिन इसे स्वस्थ रखना है। 100% के चक्कर में इसे अस्वस्थ मत कर देना बेटा। पता चले कि नौकरी तो मिली नहीं, पागल खाना मिल गया, ऐसा काम मत करना। पढ़ो, समय को यूटिलाइज करो, समय बर्बाद मत करो। एक एक मिनट कीमती होता है। टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट बेटा। टाइम को मैनेज करना आपको आ गया, आप तो आपकी लाइफ मैनेज हो जाएगी। तो अपना पूरा समय यूटिलाइज करो, लेकिन स्वस्थता के साथ। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। घर करके मत रखो यहाँ बातों को। किसी ने कुछ कह दिया, 2 कान क्यों दिए हैं, एक से सुनो और दूसरे से क्या करो, निकालो। माना कि दिमाग खराब होता है, होगा, लेकिन कूल, शांत 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 करने की कोशिश करो अपने आप को। काम करने की कोशिश करो अपने आप को। बिल्कुल रिलैक्स रहो। पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से कर पाओगे। मैंने कहा ना, नहीं होता टफ एग्जाम को क्रैक करना, टफ तो होता है इसे स्वस्थ रखना। और इसे स्वस्थ रख लिया आपने, फिर तो जीत ही जीत है जीवन में, खुशियां ही खुशियां हैं जीवन में, उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं जीवन में बेटा। एक बात ध्यान रखना। यस, ये सारे मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस ही आपको बताती हूँ। जो जिया है मैंने वही आपको बताती हूँ, जो किया है मैंने वही आपको बताती हूँ। प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। अपने सारे कष्टों से आप उभर जाओगे, सारी तकलीफें दौड़ लगाकर भाग जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी, यदि आपने अपने आप को संभाले रखा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा बेटा। मंजिल करीब है, मंजिल पाना भी आसान है। बस समायोजित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, दूसरों में कमियां निकालना बंद करो, दोषारोपण करना बंद करो, सामने वाले की अच्छाइयों को देखना शुरू करो। कर सकते हो तो खुद की तारीफ नहीं, दूसरों की तारीफ करना शुरू करो, जो डिजर्व करते हैं ना, जो डिजर्व करते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति दूसरों में तो दोष लगाते, तारीफ केवल खुद की करते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा। अगर हम में क्वालिटी है तो तारीफ दूसरा करेगा, तारीफ सामने वाला करेगा। खुद की खुद तारीफ कभी मत करो। तारीफ करनी है तो सामने वाले की करो, जो डिजर्व करता है। ये अच्छी मानसिकता अपनाओ, यहाँ से बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, एक अच्छे इंसान कहलाओगे, अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान कहलाओगे। तो व्यक्तित्व की बात आ गई है, पर्सनैलिटी की बात आ गई है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, बच्चे बोल रहे लाइक करो लाइक करो लाइक करो, कर देंगे सब, बिल्कुल कर देंगे, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। बस पढ़ लो, मंजिल को पालो। और उद्देश्य मेरा ये है, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाऊं मैं। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सब चलता है, जीवन है, छोड़ो, हुआ सो हुआ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और अच्छी वॉचिंग थी आज। परिवार बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। मेरे परिवार के सदस्य बिल्कुल मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और बिल्कुल अब गुड नाइट बोल दूं सभी को। हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक है, क्लास एंड कर दें। नेक्स्ट क्लास वही कब होगी? गुरुवार को क्लास होगी, 8 बजे मिलते हैं वापस, बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के। वही व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की बात करेंगे कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसी की हम बात करेंगे। कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अपने शब्दों को अब मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।